कहानी की शुरुआत 1947 में होती है, मैक्सिको के बिहार में, जहाँ पे हम एक रेडियो ऑपरेटर को देखते हैं जो आज अपना अच्छा खासा काम कर रहा था, लेकिन अचानक से उसके सिस्टम पर कुछ अजीब से सिग्नल सुनाई देने लगते हैं। अब उसे इन सिग्नल को इन्वेस्टिगेशन करना था। अब इन सिग्नल का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वो अपने डॉग के साथ निकल पड़ता है। ये रोजवेल नाम के पास ही के इलाके से आ रहे थे। अब वहाँ पहुँचने पर कुछ दूर से ही उसे एक जगह पे काफी ज्यादा धुआं और रोशनी दिखाई देने लगती है। अचानक से उसकी गाड़ी भी बंद पड़ती है और तभी उसका डॉग काफी बेचैन होकर गाड़ी से भाग जाता है। अब उसी का पीछा करने के लिए वो ऑपरेटर उसके पीछे पीछे जाता है। वो देखता है कि जिस जगह पे आग लगी हुई है उसके बीचों बीच में कुछ अजीब सी चीज पड़ी हुई है। आगे वो कुछ कर पाता तभी अचानक से उसी के ऊपर आसमान से एक रोशनी आती है और अगले ही पल में वो गायब हो जाता है। ऐसे ही घटनाएं इस इलाके में काफी समय से चलती आ रही थी, लेकिन यहाँ के पुलिस का कहना था कि शायद आपस की ही दुश्मनी का शिकार ये लोग बन रहे हैं। अब कुछ समय बीतते जाता है और हम आते हैं 2003 में। अंटार्कटिका के एक बेस में हम देखते हैं कि कुछ साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हें काफी भारी बर्फ में जमा हुआ एक अजीब सी चीज दिखाई देती है, इसीलिए साइंटिस्ट फिर इस चीज की खबर नासा के रिसर्च स्टेशन को देते हैं। वहीं दूसरी जगह हम जूलियन को देखते हैं जो एक क्रिप्टोलॉजिस्ट है, यानी कि अलग अलग इनक्रिप्टेड या सीक्रेट मैसेजेस को डिकोड किया करता है। वो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है। अब एक दिन बेंचमैन नाम का नासा का आदमी उससे मिलने आता है, जो जूलियन को बताता है कि हमें अंटार्कटिका के बेस में एक अजीब चीज के अवशेष मिले हैं। इस चीज से अजीब सी फ्रीक्वेंसी भी निकल रही है। हमें ये चीज क्या है अब तक तो पता नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन सिग्नल्स को डिकोड करने का काम करो। जूलियन मान जाता है और अपने घर आकर एक खास तरह के सॉफ्टवेयर के मदद से वो उन सिग्नल्स को पूरी तरीके से डिकोड करता है और उसे पता चलता है कि ये फ्रीक्वेंसी पृथ्वी की नहीं है, शायद कहीं और से आ रही है। वो तुरंत इसके बारे में बेंचमैन को बता देता है। अब बेंचमैन उसे अपने टीम में लेता है आगे की रिसर्च करने के लिए। वही दूसरी जगह हम हॉकलैंड आइलैंड नाम की एक जगह पर आते हैं, जहाँ के रिसर्च लैब के साइंटिस्ट को भी वैसे ही अजीब सिग्नल मिलते हैं। अब वहाँ के लोग जब इन सिग्नल्स को देखते हैं तो ये सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई होती है और इसीलिए ये लोग तुरंत नासा को इसके खबर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ दिन के बाद जूलियन एक प्राइवेट फ्लाइट से अंटार्कटिका के बेस पहुँच जाता है, जहाँ पे वो सबसे पहले नायला नाम के एक लड़की से मिलता है, जो जूलियन को इस पूरे बेस की एक टूर देती है। फिर वो गायरेज से भी उसकी मुलाकात कराती है, जो यहाँ का एक रिसर्चर है। अब जूलियन को वो अवशेष दिखाया जाता है जो अभी भी पूरी तरीके से बर्फ में जमी हुई होती है। अब बात करते हुए जूलियन गलती से अपना हाथ उसी चीज पर रख देता है और तभी एक मिस्टीरियस एनर्जी जूलियन के शरीर में घुस जाती है और जूलियन को पिछले दिनों के सारे मेमोरीज के फ्लैशबैक आने लगते हैं। जूलियन तुरंत अपना हाथ हटाता है जो कि पूरा लाल हो चुका था कि तभी वहाँ पे केट नाम की एक लड़की आती है, जो कि जूलियन की ही एक्स गर्लफ्रेंड हुआ करती है। वो जूलियन से कहती है कि तुम यहाँ पे कोई भी गड़बड़ मत करना, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत ही जरूरी है। अब ये सुनने के बाद जूलियन किसी को कुछ भी नहीं बताता। देखते देखते रात हो जाती है। जूलियन यहीं पे सेटल हो जाता है। वो थोड़ा वॉक के लिए कमरे से बाहर आता है, जहाँ पे उसे एक शैडो घूमती हुई दिखाई देती है। आसपास पूरा पानी था। उसे लगता है बर्फ पूरी पिघल गई है, इसीलिए जूलियन फिर उस शैडो का पीछा करने लगता है। पर तभी जूलियन को अपने पीछे कोई होने का एहसास होता है और जैसे ही अपना मुंह दूसरी तरफ मुड़ता है तो वही मिस्टीरियस एनर्जी आकर जूलियन को पूरे यूनिवर्स के अजीब अजीब क्रीचर्स दिखाता है। यहाँ पे उसे न्यू मैक्सिको में हुए उस इंसिडेंट के क्रीचर्स भी दिखाई देते हैं। ये सारे विजन्स देखकर वो काफी डर जाता है और अचानक से नींद से उठ जाता है। जो भी कुछ उसने अभी अभी देखा वो सारा उसका बुरा सपना था। अब अगली सुबह नायला जूलियन को उनकी एक आर्टिफिशियल फार्म दिखाती है, जहाँ पे ये लोग कॉर्न उगाया करते थे। इसी बीच में जूलियन की नजर केट पर पड़ती है, जो सैम नाम के एक आदमी के साथ थी। जूलियन थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। अब ये यहाँ पे सब कुछ चल ही रहा था तो वही दूसरी तरफ यूएस में गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि अंटार्कटिका में कोई तो एलियन के अवशेष मिले हैं और इसमें कुछ सिक्योरिटी के हेड्स बेंचमैन, जूलियन और गैरेज का पूरा बैकग्राउंड डेटा निकाल रहे होते हैं कि अभी तक इसने किन किन प्रोजेक्ट पे काम किया है। उन्हें ये भी पता चलता है जिन सिग्नल्स पर ये लोग काम कर रहे हैं वही सिग्नल्स इन्हें भी 1947 में रोजवेल में मिले थे। तो यह दूसरी जगह बेस पर जूलियन सिग्नल पर रिसर्च करने की काफी कोशिश कर रहा था, पर उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा होता है।
तभी उसके पास कम्युनिकेशन ऑफिसर एंड्रू आता है। दोनों भी दोस्त थे और लंच करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे जूलियन की मुलाकात बाकी क्रू से होती है। और तभी वो इनमें सैम नाम का लड़का भी होता है। सैम वही है जो केट के साथ काफी देर तक बातें कर रहा था। अब सैम जूलियन को पूछता है कि तुम्हें क्या लग रहा है, वो मिस्टीरियस चीज क्या है? तो जूलियन कहता है कि शायद वो किसी तरह का एलियन है जो दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन एलियन की बात सुनकर सैम उसका काफी मजाक उड़ाने लगता है। खैर, अब लंच के बाद उसी दिन इनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरा बंद पड़ जाता है, क्योंकि अंटार्कटिका में बहुत ही भारी तूफान आया था। तो यहाँ जूलियन जाकर उस ऑब्जेक्ट को देखने लगता है। वो देखता है कि बर्फ अब लगभग पिघल चुकी है और ये लोग ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। अब अगली सुबह तूफान के कारण इनका बेस बहुत ही ज्यादा हिलने लगता है, जिसके चलते वो ऑब्जेक्ट जिस हैंगर से लगाया हुआ था वही टूट जाता है और वो अवशेष इन्हें साफ साफ दिखाई देने लगता है। केट उसे टच करके बताती है कि ये एक मेट्रॉइड है और इन्हें जो सिग्नल मिल रहे हैं वो बिल्कुल किसी प्लेन के फ्लाइट के डेटा की तरह आ रहे हैं। और इसीलिए जूलियन यहाँ पे सबसे कहता है कि ये ऑब्जेक्ट शायद एक ब्लैक बॉक्स हो सकता है। जिसके बाद जूलियन अपने कंप्यूटर की मदद से अपनी थ्योरी सबको बताता है और कहता है ये ऑब्जेक्ट गलती से स्पेस से अर्थ पे आ गया है और तब से ये सिग्नल भेज रहा है ताकि कोई आकर इसे रेस्क्यू करे। जूलियन फिर ये सारी जानकारी का इस्तेमाल करके सिग्नल के कुछ मैसेजेस को डिकोड कर लेता है, पर फिर भी इन्हें इसका मतलब नहीं समझ आता। इसी दरम्यान इनका एक क्रू मेंबर मेंटेनेंस बे में सबको बुलाता है, जहाँ पे वही मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को रखा होता है। सभी लोग देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाने का एक छोटा सा रास्ता इन्हें मिला था, जो देखकर केट सबसे पहले कहती है कि हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। पता नहीं ये कौन सी मिस्टीरियस चीज है, अंदर कुछ भी हो सकता है जैसे वायरस। पर तभी सैम कहता है कि ये बेस पूरी तरीके से सील है, अगर कोई वायरस भी आया तो भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। और इसीलिए ये लोग ऑब्जेक्ट को अगली सुबह खोलने का फैसला करते हैं। या दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बेंचमैन को बुलाते हैं और उसे एक सीक्रेट बात बताते हैं कि गवर्नमेंट को 1947 में ही पता चल गया था कि एलियन अर्थ आके लोगों को गायब कर रहे हैं। वही एलियन एक तरह का वायरस कंटेन करते हैं जो अगर अर्थ पे फैल गया तो पूरे मानव जाति खतरे में होगी। लेकिन लोगों से इस बात को छुपानी थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने गायब हुए लोगों के केस पर इतना ध्यान नहीं दिया। वो अब अंटार्कटिका के बेस पर इन्हें एलियन के अवशेष मिले थे। ये बात गवर्नमेंट को काफी बाद में पता चली थी। तब तक वायरस फैलने का खतरा हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इस पूरे बेस को ही उड़ाने का सोचा। ये सब सुन के बेंचमैन बहुत ही हैरान होता है और उनसे कुछ समय मांगता है। तो यहाँ बेस में हम देखते हैं जो ऑब्जेक्ट से वेव्स निकल रहे थे उसे ये लोग न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वही जूलियन अभी तक मैसेज को डिकोड नहीं कर पाया था। तभी नायला उसे क्लू देकर कहती है कि ये मैसेज माइंड मेज नाम के एक वीडियो गेम की तरह है। जो सुनकर जूलियन को एक आइडिया आता है और कुछ कोशिशों के बाद वो फाइनली उस मैसेज को डिकोड कर लेता है। पर उस मैसेज में लिखा होता है डू नॉट ओपन, जो पढ़कर जूलियन और नायला तुरंत मेंटेनेंस बे की तरफ भागने लगते हैं। पर तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि इन्होंने ऑब्जेक्ट को ओपन कर लिया था और हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के अंदर से एक एनर्जी बाहर निकल रही होती है, जिससे वहाँ पे एक धमाका होता है और इनका वो पूरा बेस तबाह हो जाता है। अब इसके कारण बेस का पावर जनरेटर भी बंद पड़ जाता है। कुछ देर के बाद ये लोग फ्लैश लाइट्स लेकर मेंटेनेंस बे में जाते हैं, जहाँ पे सभी जिंदा होते हैं सिवाय एक आदमी के। पर तभी इन्हें ऑब्जेक्ट में एक होल दिखाई देता है। इसी बीच में टोनी नाम का एक पायलट एक लकड़ी से उस होल पर मारता है और तब उन्हें अंदर एक फ्रोजन एलियन दिखाई देता है। लेकिन तभी नायला अचानक से चीखने लगती है और उसके नाक से खून आने लगता है और चेहरा अचानक से पिघलने लगता है। और तभी ऐसे ही दूसरे लोगों के साथ भी होने लगता है, जो देखने समझ आता है कि ऑब्जेक्ट में से कोई वायरस बाहर फैल गया है। इसीलिए बचे हुए लोग एक सील्ड कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेते हैं। इसी बीच में गैरिश सबसे कहता है कि वायरस को जिंदा रहने के लिए एक होस्ट का शरीर चाहिए होता है और इसीलिए हो सकता है कि हम में से कोई और भी इन्फेक्टेड हो। इसी बीच में वो दूसरी तरफ एलियन उठकर वहां से निकल जाता है और इसीलिए ये लोग अब फ्लैशलाइट और गन्स लेके एलियन को ढूंढने जाते हैं।
इसी बीच में जूलियन को एक जगह पर एलियन मिल जाता है जो कि खुद काफी डरा हुआ था। जूलियन फिर अपने फ्लैशलाइट नीचे रख देता है और एलियन से दोस्ती करने की कोशिश करता है, जो देख एलियन धीरे धीरे अपना हाथ फ्लैशलाइट के सामने रखता है और उसके रोशनी को अपने अंदर खींचने लगता है। एलियन फिर धीरे से जूलियन के सर को अपने दोनों हाथों से उठाता है और अपनी एनर्जी शेयर करने लगता है। एलियन एक तरह से कम्युनिकेट कर रहा था कि वो कहाँ से आया है, यहाँ पे कैसे फंस गया, कि तभी वहाँ पे सैम और टोनी आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि जूलियन खतरे में है, इसीलिए वो एलियन के ऊपर शूट करते हैं। उससे एक एनर्जी वेव निकलती है जो टोनी को लगती है और वो बेचारा एलियन उधर ही मारा जाता है। इसी बीच में व्हाइट हाउस से बेंचमैन किसी तरह बेस में कांटेक्ट करता है और क्रू को बताता है कि गवर्नमेंट को एलियन और वायरस के बारे में पहले से ही पता है और वो इस बात को छुपाना चाहते थे। वही इस वायरस के कारण एक नई महामारी फैल जाएगी, इसीलिए वो लोग इस बेस को पूरा मिटाना चाहते हैं। अब जूलियन उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वायरस को हम किसी तरह बाहर नहीं आने देंगे, वही एलियन भी मारा गया है। लेकिन बेंचमैन जूलियन से कहता है कि वहाँ पे 3 घंटों में एक रशियन सबमरीन आ रही है तुम्हें मारने के लिए। अब ये सुनकर सैम बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो तूफान के बावजूद अपने प्लेन से जाने का फैसला करता है। पर जूलियन कहता है कि अगर हम बाहर गए तो हमारे साथ वायरस भी बाहर निकल जाएगा। तब सैम कहता है कि अगर हम इन्फेक्टेड होते तो अब तक मर गए होते और इसीलिए ये लोग अब ब्लड टेस्ट करते हैं और सबके रिपोर्ट्स निगेटिव आते हैं। पर जूलियन कहता है कि ये वायरस काफी छोटा है और शायद ब्लड टेस्ट में भी ना आए। लेकिन अब सैम के साथ टोनी भी बाहर निकलने का फैसला करता है, लेकिन बाकी के सारे लोग इसके खिलाफ होते हैं। अब यहाँ पे केट भी सैम को सपोर्ट नहीं करती, इसके कारण सैम गुस्से में केट पर हमला करने के लिए आता है। पर जूलियन आकर सैम को एक मुक्का मार के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद ये लोग टोनी से भी उसकी बंदूक लेकर बेस का जो पासवर्ड होता है उसे बदलने के लिए जाते हैं ताकि कोई भी बाहर ना जा सके। वही दूसरी तरफ हम रशियन सबमरीन में सोल्जर को देखते हैं जो कि 18 मिनट में न्यूक्लियर बॉम्ब से हमला करने वाले होते हैं। तो यहाँ मेस में सैम और टोनी बाकी लोगों के साथ झगड़ा कर रहे थे। काफी गोलियां भी चलती है और एक गोली गैरिश के कंधे पर लगती है। पर तभी वहाँ पे जूलियन और केट आते हैं, जिन्हें देख सैम और टोनी वहाँ से भाग जाते हैं। इधर गैरिश जूलियन से कहता है कि ये लोग कॉर्नफील्ड में मौजूद ड्रेन पाइप से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वही हम देखते हैं टोनी और सैम दोनों भी कॉर्नफील्ड से भागने लगते हैं, जिसके कारण वहाँ पे सारी फसल खराब होने लगती है, जो देखकर टोनी समझ जाता है कि वो लोग अब पूरी तरीके से इन्फेक्टेड है, इसीलिए भागने का कोई भी फायदा नहीं था। पर सैम फिर भी यहाँ से निकलना चाहता था और इसीलिए वो टोनी को बंदूक से डराने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे जूलियन आता है, लेकिन सैम किसी तरह वहाँ से भागने लगता है। अब इधर पाइप के रास्ते दोनों बाहर निकल आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे उसे एक इनविजिबल एनर्जी फोर्स ट्रैप कर लेती है और जब जूलियन बाहर आता है तो वो भी उस एनर्जी फोर्स में फंस जाता है। जूलियन फिर सैम को कहता है कि हिलो मत और धीरे धीरे सांस लो, पर सैम नहीं सुनता और तभी उसका शरीर एनर्जी में अब्सॉर्ब होकर हवा में पूरी तरीके से गायब हो जाता है। वही एनर्जी फिर जूलियन के शरीर को भी कवर अप करने लगती है और उसे यूनिवर्स के और न्यूक्लियर बॉम्ब के विजन्स आने लगते हैं। और तभी जूलियन समझ जाता है कि ये एनर्जी फोर्स असल में एक एलियन स्पेसशिप है जो कि उस मरे हुए एलियन को रेस्क्यू करने के लिए आई है। और ये समझने के बाद जूलियन बेस के अंदर जाकर केट, गैरिज और एक साइंटिस्ट लड़की को बचाकर बाहर लाता है और तभी एनर्जी फोर्स के अंदर इन्हें 2 एलियंस दिखाई देते हैं। अब वो स्पेसशिप इन चारों को ऊपर खींच लेता है और इसी बीच में उस बेस पर न्यूक्लियर बॉम्ब का हमला हो जाता है और देखते ही देखते वो पूरा बेस तबाह होने लगता है और उस पूरे बेस और एलियन की सारी थ्योरी को उस बॉम्ब के नीचे गवर्नमेंट दबा देती है। सबसे झूठ कहती है कि वहाँ बेस में न्यूक्लियर रिएक्टर के धमाके के कारण ये सब कुछ तबाह हो गया है। वही आखिरी सीन में हम इन चारों को देखते हैं जो कि उसी एलियन के स्पेसशिप में होते हैं, यानी एलियंस ने इन्हें बचा लिया था और अपने साथ एक अलग गैलेक्सी में लेकर जा रहे थे और कहानी खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।